हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। यही आज का मेरा टॉपिक है जो मैंने 8th क्लास ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर से लिया है। तो आइए इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ाने के मेन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये सभी ये जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि लर्नर्स जो भी हैं, आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, आप ये जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लैंड किस तरह से एक रिसोर्स है और किस तरह से वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि लैंड यूज़ पैटर्न जो है, लैंड जो है एक रिसोर्स है, उसका जो है पर जो यूज़ है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए किस तरह से किया जाता है और किस तरह से वो हमारे लिए जो है लाभदायक है। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये जानेंगे कि रिसोर्सेज जो हैं उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, उनकी डिप्लीशन हो रही है और वो किन कारणों से हो रही है और कैसे हो रही है। और पांचवा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप सभी ये जानेंगे, सभी स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि लैंड रिसोर्सेज जो हैं उनको हम किस तरह से फर्दर डिग्रेडेशन से हम कैसे उनको सेव कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट या कंजर्व कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले कंसेप्ट जो है रिसोर्सेज को समझ लेते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं कि इस तरह का एक सबस्टांस होता है या कोई भी चीज़ जो हमें अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मिलती है, तो उससे हम क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरियात, जो डेली ज़रूरियात होती हैं, उनको हम पूरा करते हैं। और ये जो रिसोर्सेज जो भी हम अवेल करते हैं फ्रॉम द नेचर, दे आर एक्सेप्टेबल कल्चरली एंड सोशली टू द सोसाइटी। उसके बाद जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सोशल वैल्यू होती है, जिसकी वजह से उनकी कोई ना कोई हम यूटिलिटी करते हैं, यूटिलाइजेबल होती हैं। तो हर एक रिसोर्स जो होता है उसकी यूटिलिटी भी होती है और साथ में उसकी एक वैल्यू भी होती है। रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड है, एयर है, पीपल है, बिल्डिंग्स है, एट्सेट्रा। ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हैं जो जिनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पीपल जैसे है, पीपल की बात अगर करें, लोग जो हैं वो भी एक रिसोर्स हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल, इंटेलिजेंस, इन टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सभी की चीज़ों की बदौलत वो नेचर से जो भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उनको मॉडिफाई करके उनको यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं। तो इसी तरह से ये सारे जो लैंड, एयर जो है, ये भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज का ही काम करते हैं। तो इसलिए any object that we get from the nature, get from our surrounding environment and use it to fulfill our daily needs is called as a resource। हम बात करेंगे अब कि किस तरह से लैंड जो है वो एक रिसोर्स है, हाउ लैंड इज़ ए रिसोर्स। तो लैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये 30% जो अर्थ का एरिया जो है, अगर उसको देखा जाए, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो 30% कवर जो है वो लैंड से ही है। और उसके बाद में अगर देखा जाए, लेकिन सारा का सारा जो लैंड है वो सारा का सारा हैबिटेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द एरिया जो है, कुछ एरिया जो इसमें से है वो जो है इनहेबिटेड नहीं है, क्योंकि वो ऐसी हार्श क्लाइमेट कंडीशंस हैं वहाँ पे, या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से वहाँ पे हैबिटेशन जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो लैंड रिसोर्सेज पे डिफरेंट तरह के डिफरेंट जो है वेरिएड रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे इसमें माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, डेजर्ट्स हैं और आइलैंड्स हैं। लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए तो माउंटेन्स और जैसे डेजर्ट्स हैं, ये ऐसे एरिया है, ऐसा रिलीफ फीचर है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम होती है, दैट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब प्लेट्यू की अगर बात करें तो प्लेट्यू में क्या होता है कि प्लेट्यू रीजन ऐसा है जहाँ पे मिनरल्स का भंडार है, मतलब उसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी हम कह सकते हैं, जहाँ से हमें कोल मिलता है, आयरन मिलता है, दूसरे कई तरह के जो मिनरल्स हैं हमें वहाँ से जो दूसरी चीज़ें हैं वो मिलती हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर हम प्लेन्स की बात करें तो दैट आर ग्रेनरीज ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के प्लेन्स की बात करेंगे या किसी भी कंट्री की करेंगे, वो ग्रेन्स की क्या है, मतलब उसके भंडार हैं, क्योंकि वहीं से हमें क्या मिलता है, अनाज जो है हम उसी पे क्रॉप्स को उगाते हैं, क्रॉप्स वगैरह वहीं से हमें जो है हम उसी पे ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज प्लेन्स में क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से दैट फेवर्स द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में रेनफॉल भी कम होता है एंड वेजिटेशन कवर भी कम होता है, दैट्स वाई तो ह्यूमन हैबिटेशन जो है वहाँ पे बहुत कम पॉसिबल हो सकती है।
इसी तरह से अगर हम बात करें कि लैंड एक रिसोर्स है, लेकिन जो उस पे हम क्या करते हैं, हैबिटेट करते हैं, हमारा घर ही उसी पे है, उसी पे हम घर बनाते हैं, अपनी सेटलमेंट्स जो हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो सब कुछ उसी पे बनाते हैं। और ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को भी हम ग्रो करते हैं, और वेजिटेशन भी लैंड के रिसोर्स पे ही होती है। तो अगर एक तकरीबन एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड की जो टोटल अर्थ की सरफेस है, मतलब अर्थ की जो टोटल सरफेस है, उसमें से 30% जो है वो एरिया जो है वो लैंड ने कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्लेट में आप ये देख सकते हैं कि लैंड जो है वो एक रिसोर्स है, क्योंकि कुछ ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे देखिए कुछ जो है क्रॉप जो है ये ग्रो की गई है, उसके साथ में देखिए दूसरी साइड जो है वेजिटेशन भी उस पर ग्रो हुई है। तो इस तरीके से ये जाहिर होता है कि लैंड क्या है, एक रिसोर्स है जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ये लैंड है, जो 30% लैंड जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, उस पे जो पॉपुलेशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके कुछ रीजंस हैं। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि हर जगह एक जैसी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन कम है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, स्पार्सली है, कहीं पे कम्पैक्ट है, कहीं से कैसे है, डेंस है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है कि हर जगह जो है ज़मीन की ऊपरी सतह पे जो अर्थ सरफेस है उस पे क्या है कि हर जगह जो है डिफरेंट जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हैबिटेशन ऑफ दी पॉपुलेशन। तो उसमें जैसे हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो उसमें आता है वेरिएड लैंड एंड क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स। तो लैंड जो है कहीं जगहों पे डेजर्ट्स है, कहीं पे माउंटेनियस है, स्लोपी है। तो ऐसे एरियाज़ में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो प्लेन एरियाज जैसे अगर होते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डेंस होती है बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस देयर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वहाँ हो सकता है, उसके साथ में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्लाइमेट की बात करेंगे, अगर क्लाइमेट जो है अगर ज़्यादा हार्श है, दैट मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड है या एक्सट्रीम हॉट है, तो उन एरियाज़ में भी पॉपुलेशन जो है हैबिटेड नहीं होती है। और अगर फेवरेबल है, मॉडरेट क्लाइमेट है, then it favors the agriculture and habitation of people there too। उसके बाद में अगर बात करेंगे जैसे माउंटेनियंस या लो एरिया ससेप्टिबल फॉर वाटर लॉगिंग एरियाज़ हैं, या थिक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सारे जो हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी थिन है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस। क्योंकि वाटर लॉगिंग एरियाज़ हैं, अगर जहाँ बारिश हुई तो पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि जिसकी वजह से वहाँ पे घरों का डूबने का जो है ख़तरा हमेशा बना रहता है। तो इस वजह से ऐसी जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जहाँ स्लोपी एरियाज़ है, तो इन जगहों पे भी क्या है कि पॉपुलेशन जो है कम होती है। अब प्लेन और रिवर वैलीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर को ये फेवर करता है एरिया, क्योंकि पानी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी मिल सकता है पानी वहाँ पे, और साथ में एरिया जो है वो सॉइल वहाँ की जो काफ़ी फर्टाइल होती है, दैट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। और इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन जो है काफ़ी डेंसली है। और इसकी एग्जांपल, एक मिसाल अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब बात हम करेंगे लैंड यूज़ की, कि जो लैंड एक रिसोर्स है उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे लैंड का जो इस्तेमाल होता है वो जैसे फॉरेस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है, वेजिटेशन कवर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट यूजेस के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं लैंड यूज़। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया जैसे है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 22.5% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, 54% जो है कल्टीवेबल लैंड है, लेकिन साथ में फैलो लैंड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 54% में से 43% जो है वो नेट सोन एरिया है, जिसपे एग्रीकल्चर जो है वो क्रॉप्स जो है ग्रो की जा रही हैं। उसके अलावा जो 43, मतलब इसका मतलब हुआ कि 11% जो एरिया है दैट इज़ फैलो लैंड, और 3.45% जो है वो ग्रेजिंग एरिया है, जहाँ पे ग्रेजिंग्स होती हैं, पास्चर्स वगैरह हैं, और रेस्ट ऑफ द लैंड इज़ वेस्ट लैंड। और इसके अलावा जो लैंड बचता है वो सारा क्या है, वेस्ट लैंड है, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और उसके अगर बात करें तो 19% जो इंडिया का टोटल एरिया है, टोटल में से 19% एरिया जो है वो सेटलमेंट, रोड्स, एयरपोर्ट्स और बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया है।
अब हम बात करेंगे कि लैंड यूज़ पैटर्न को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे टोपोग्राफी है, अगर टोपोग्राफी माउंटेनियंस है तो उसका इस्तेमाल काफ़ी कम होगा, या अगर डेजर्टिक कंडीशंस हैं तो उस एरियाज़ में भी क्या होगा कि जो लैंड का यूज़ है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ में सिर्फ जो ओएसिस होता है जहाँ पे वाटर सोर्स होता है उसके अराउंड ही हैबिटेशन होती है, और या फिर माउंटेनियस एरियाज़ में वैसे ही होता है। लेकिन अगर प्लेन एरियाज़ है तो वहाँ पे लैंड का यूज़ जो है वो ज़्यादा होगा। और टोपोग्राफी में अगर देखा जाए जो माउंटेनियस एरियाज़ है तो वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट कवर जो है होता है। लैंड यूज़ का जो लैंड यूज़ होता है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट कवर या वेजिटेशन के लिए ही इस्तेमाल है। सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल भी जो है एक इम्पॉर्टेंट काज है। अगर सॉइल फर्टाइल है तो दैट मीन्स इसका ज़्यादा यूज़ होगा एग्रीकल्चर के लिए या वेजिटेशन कवर के लिए। लेकिन अगर डेजर्टिक कंडीशंस हैं तो उसका कोई भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट है, अगर फेवरेबल क्लाइमेट है किसी भी जगह का, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो यहाँ पे क्लाइमेट इतना फेवरेबल है तो जिसकी वजह से यहाँ पे हैबिटेशन भी ज़्यादा है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंड होता रहता है। उसके बाद है मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स अगर है तो उसके हिसाब से भी हम लैंड का यूज़ करते हैं। जैसे कहीं अगर डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का है या छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसकी बात करें, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू को, तो उसका इस्तेमाल जो है वो माइनिंग के लिए किया जाता है। फिर हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर पानी की अच्छी जो है अवेलेबिलिटी है तो वो भी जो है लैंड यूज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। फिर क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो भी एक अहम फैक्टर है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड की। यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिर्फ जो है ऑनरशिप के बेसिस पे है। अगर प्राइवेट लैंड की बात करेंगे तो प्राइवेट लैंड जो है वो कोई इंडिविजुअल जो होते हैं उसको ऑन करते हैं। जैसे किसी का घर है, जैसे किसी की ज़मीन है छोटी सी, कोई एग्रीकल्चर किसी का लैंड है या किसी का घर है, वो उसकी एक अपनी जो है व्यक्तिगत चीज़ होती है, वो उसकी अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जैसे प्लॉट्स है, एग्रीकल्चर लैंड है या हाउस है, ये सारा उसका प्राइवेट लैंड आ गया। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी लैंड की। कम्युनिटी लैंड जो है उसको कम्युनिटी ऑन करती है। जो भी जैसे एक विलेज है या कोई टाउन है या का मोहल्ला है, तो उसके लोग जो है एक प्रॉपर्टी को, एक पर्टिकुलर जो लैंड कम प्रॉपर्टी है उसको, वो सारे के सारे उसको ऑन करते हैं। कॉमनली सबके लिए उसका एक ही राइट है, मतलब सभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन वे से। तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड, जिसमें जैसे उस लैंड को वो फूडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लेग्राउंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या पार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ ए कम्युनिटी लैंड। स्टेट लैंड जो है जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है उसको स्टेट लैंड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर द चेंज इन लैंड यूज़। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की या वर्ल्ड की बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि लैंड यूज़ पैटर्न में कुछ चेंजेस आती हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, तो उसकी वजह से भी लैंड यूज़ में चेंजेस आती है। पहला जैसे रीज़न है इसका ओवर पॉपुलेशन एंड ग्रोविंग डिमांड ऑन द लिमिटेड लैंड। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि आबादी जो इतनी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो लिमिटेड लैंड पे जो है बढ़ रही है। इसकी वजह से लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, और इसकी वजह से क्या है लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज आ रही है। फिर है क्वालिटी ऑफ लैंड डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। दूसरा मेन कारण ये है कि लैंड की जो क्वालिटी होती है वो डिफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। फिर तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स टू फॉरेस्ट एरियाज। फिर है मोर एरिया इज ब्रॉट अंडर माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। तो बहुत सारा एरिया जो है उसको हम अब क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हुआ है कि उसको माइनिंग, जैसे जैसे मिनरल्स की डिस्कवरी होती है, किसी जगह वो एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ अगर देखा जाता है कि कोई मिनरल है तो उसको माइनिंग के लिए या इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन की और इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, कि लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है वो क्या होता है डिग्रेडेशन, और साथ में जो कंसिक्वेंसेस उसके हैं उसके नताइज क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि डिटोरेशन आर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो डिटोरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल जो अपर मोस्ट लेयर है लैंड की,
उसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है उसमें क्या होता है, उसका लॉस होता है, डिटोरेशन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हो गया कि उसकी वजह से वो सॉइल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होगी, फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी ख़त्म हो गए, और उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में वो लैंड जो है उसकी डिटोरेशन हो जाती है। फिर है, अगर ग्लोबली बात करें तो आज तक 25% जो लैंड है दुनिया का, उसका वो जो है डिग्रेड हो चुका है, उसकी जो प्रोडक्टिव सॉइल है वो डिग्रेड हो चुकी है, उसकी जो है खराब हो चुकी है। 24 बिलियन टन फर्टाइल सॉइल लॉस्ट पर ईयर। अगर एक साल की अगर एवरेज बात करें तो 24 बिलियन टन जो फर्टाइल सॉइल है वो हम लॉस्ट कर जाते हैं, लॉस्ट हो जाती है। और दिस विल अफेक्ट एवरीवन। और इससे क्या होता है कि इसके रिजल्ट्स, नताइज क्या होते हैं कि ये सबको इफेक्ट करता है, इसका नुकसान जो है वो सबको भुगतना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हुई तो प्रोडक्शन जैसे कम होगी किसी चीज़ की, तो प्राइसेस जो हैं फूड की वो हाई हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है उस वजह से, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है वो भी हो सकता है, और इस तरह से इकोसिस्टम की सर्विसेज जो हैं इससे इफ़ेक्ट होती हैं। अब हम बात करेंगे, ये प्लेट जो है वो शो कर रही है कि साइकिल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है। सबसे पहला है जैसे पॉवर्टी, मान लीजिए उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़्यादा जितने घर के होंगे तो वो कमाने वाले भी ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन उससे पे क्या होता है कि पर कैपिटा जो एक पर्सन का जो है वो लैंड जो है वो कम हो जाता है पर पर्सन। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मार्जिनल लैंड, जो मार्जिनल लैंड हमारे पास होता है उसका हम इन अप्रोप्रिएट गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, या इंटेंसिवली जो है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हम सही तरीके से सस्टेनेबल वे से नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के या लैंड के, वो केमिकल्स यूज़ होने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, वो डिप्लीट हो जाते हैं, और इस तरह से लैंड की जो अपर मोस्ट लेयर सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इस तरह से दिस इज़ द साइकिल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन काजेस। इसके काजेस क्या हैं, कारण क्या है, ये क्यों होता है। सबसे पहला है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे से करते हैं, ये पहला रीज़न है। दूसरा है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, ओवर पॉपुलेशन है, वो भी एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तीसरा है जो फॉरेस्ट लैंड्स को हम क्लियर कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट की जो है कवर की वजह से क्या होता है, जो सॉइल बची हुई थी एरोजन से या लैंडस्लाइड से, तो वो एक्सपोज हो जाती है टू दी नेचुरल एजेंट्स ऑफ एरोजन, लाइक टोरेंशियल रेनफॉल होती है या फ्लोविंग वाटर होता है, उसके लिए वो डायरेक्टली एक्सपोज होती है, या विंड होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लैंड जो है ससेप्टिबल टू एरोजन। उसके बाद जैसे है लैंड डिग्रेडेशन थ्रू नेचुरल फिनोमेना, जैसे बहुत सारे जो कुदरती ऐसे फिनोमेनाज हैं, प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है, जैसे सॉइल एरोजन है, लैंडस्लाइड्स हैं, या डिजर्टिफिकेशन है। तो कोई भी एरिया जैसे डिजर्टिफिकेशन हो गया कि जो है एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट, जो है डेजर्ट्स की एक्सटेंशन जो होती है उसको हम डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। लैंडस्लाइड्स क्या होता है कि एक लैंड मास जो होता है वो रोल डाउन होता है टू द सरफेस ऑफ द जो है अर्थ, या डाउनवर्ड होता है, मूवमेंट होती है लैंड मास की, वो हो गया। सॉइल एरोजन होता है जैसे विंड की वजह से भी, या जैसे एक जगह की जो फर्टाइल सॉइल है वो विंड जो है उसको वहाँ से लेके उड़ा के दूसरी जगह ले जा सकती है, जिसकी वजह से। और दूसरा जो है रनिंग वाटर जो है वो जो है अहम कारण है सॉइल एरोजन का, जो वहाँ से जो सॉइल के जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, या सॉइल जो अपर मोस्ट लेयर है उसको जो प्रोडक्टिव है उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होती है, और साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जैसे हाईवेज बनते हैं, इसकी वजह से क्या होता है प्रोजेक्टल एक्टिविटीज़ जो भी हैं इसकी वजह से भी लैंड की डिग्रेडेशन होती है।
डिपोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑन लैंड। तो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी हम डिपोजिशन जो करते हैं जो लैंड पे, उसकी वजह से भी लैंड की डिग्रेडेशन होती है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की, कि लैंड रिसोर्सेज जो हैं उसको हम कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने उसको सस्टेनेबल और जुडिशियस और केयरफुल यूज तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। तो यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं सस्टेनेबल वे से, ताकि इस तरीके से करें कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी उसी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें, कीपिंग इन व्यू इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू। उसके साथ में केयरफुल यूज़ करना है ताकि उसकी डिप्लीशन और डिग्रेडेशन ना हो। दूसरा है कि मिनिमम यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि हमने क्या करना है कि जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं जो, उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, उसके इस्तेमाल को कम करना है। और उसकी जगह हमने ये कोशिश करनी है प्रमोट करने की कि हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खाद जो है उसको हम इस्तेमाल करें। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उस पर हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। एफॉरेस्टेशन के जो है इसको हमने बढ़ाना है। जो डिफॉरेस्टेड एरियाज़ हैं उनको एफॉरेस्टेशन के ज़रिए जो है हमने क्या करना है, दोबारा से प्लांट्स वगैरह लगाने हैं, जिसकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन को जो है रोक सकते हैं। उसके साथ में चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग जो है उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। रेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन मस्ट बी चेक्ड। तो लैंड डिग्रेडेशन का जो रेट है उसको भी हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है और चेक करना है। जैसे टेरेस फार्मिंग के ज़रिए कर सकते हैं, इसके ज़रिए जो है ये स्लोपी एरियाज़ पे हम इस तरह की कल्टीवेशन जो है हम कर सकते हैं, इस तरह का एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि स्लोपी एरियाज़ पे लैंड डिग्रेडेशन जो है वो कम हो सकती है। थैंक्स।